नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम विषय हिंदी के कक्षा 10वीं की पाठ संख्या 1 जो कि गद्य खंड में शामिल है, वह है श्रम विभाजन और जाति प्रथा नामक निबंध। आज इसे हम पढ़ेंगे। बच्चों, यह निबंध हमारे पाठ्य पुस्तक में क्यों रखा गया है, यह एक विचारणीय प्रश्न है। विचार करते हैं और ये हम निबंध पढ़ने के क्रम में समझेंगे भी और जानेंगे भी कि कक्षा 10वीं के जो विद्यार्थी होते हैं उनकी सोच, उनकी क्षमता, समझने की जो क्षमता होती है वह उसी समय से विकसित होने लगती है, जो कि हमारे समाज के प्रति भी हमारा दृष्टिकोण विकसित करती है। तो बच्चों, यह निबंध हमारे पाठ्य पुस्तक में क्यों संकलित है, आप समझ गए होंगे। आइए बच्चों, हम निबंध को पढ़ने से पहले निबंध के निबंधकार का एक परिचय जानें। बच्चों, आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है, यह तस्वीर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान की यदि हम बात करें तो इनका जन्म स्थान महू, मध्य प्रदेश है। पारिवारिक पृष्ठभूमि की अगर हम चर्चा करते हैं तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर दलित परिवार से संबंध रखते हैं। इन्हें कई उपाधियां मिली थी, जैसे मानव मुक्ति के पुरोधा। बाबा साहेब, अभी मैंने भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब कहकर ही पुकारा था। साथ ही साथ भारतीय संविधान का निर्माता। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भी हम जानते हैं। इन्हें आधुनिक मनु भी कहा जाता है। यदि हम भीमराव अंबेडकर के शैक्षणिक परिवेश की बात करें, उनकी शिक्षा दीक्षा की बात करें, तो इन्होंने प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क का गमन किया था। न्यूयॉर्क गए थे, न्यूयॉर्क जो कि अमेरिका में अवस्थित है। उसके बाद ये लंदन भी गए। संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पुरा वैदिक वाङ्मय का अनुवाद के जरिए इन्होंने संपूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया था। भीमराव अंबेडकर एक बहुआयामी व्यक्तित्व के परिचायक हैं। इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्याता के रूप में हमारे सामने आते हैं। इन्होंने स्वदेश में वकालत भी किया। समाज और राजनीति में इनकी भूमिका बेहद सक्रिय रही। अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए इन्होंने अथक संघर्ष किया। भीमराव अंबेडकर के जीवन में उनके 3 प्रेरक व्यक्ति रहे। वह 3 प्रेरक व्यक्ति जिसके व्यक्तित्व से भीमराव अंबेडकर का जीवन पूर्णतः प्रभावित दिखता है, वे हैं महात्मा बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। बुद्ध को उनकी साधना के रूप में उन्होंने अपनाया। जिस प्रकार बुद्ध ने साधना से ज्ञान प्राप्त किया था, उसी प्रकार अंबेडकर जी भी मानते थे कि किसी भी कार्य की करने की यदि हम लालसा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, तो हमें धैर्यपूर्वक उस कार्य के प्रति साधना करनी होगी, प्रतीक्षा करनी होगी। आगे वे कबीर से भी प्रभावित रहे। कबीर जो कि अपने आप में एक क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। समाज में तत्कालीन परिवर्तन कबीर ने अपने समय में किया था। ठीक इसी प्रकार भीमराव अंबेडकर ने भी अपने समय में अपने समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। दलित वर्गों का
उद्धार करके। साथ ही साथ वह ज्योतिबा फूले से भी प्रभावित रहे। ज्योतिबा फूले जो कि शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। अंबेडकर जी का मानना था कि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं हो सकता तब तक वह सम्मानित नहीं हो सकता इस समाज में, न ही स्वतंत्रता पूर्वक उसका अस्तित्व ही इस समाज में बना रहेगा। इसलिए अंबेडकर ज्योतिबा फूले की तरह ही, उनके विचारों की तरह ही उनका भी मानना था कि हर व्यक्ति का शिक्षित होना अति आवश्यक है। अंबेडकर का निधन दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में हुआ। अंबेडकर की यदि प्रमुख रचनाओं की हम बात करें तो इनकी प्रमुख रचना है द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा and his Dhamma, thoughts on linguistic status, the rise and fall of the Hindu women, annihilation of caste. Annihilation of caste, यह जो रचना है बच्चों, बाबा साहब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद संपादन से ही लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोरक मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दे दिया। बच्चों, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो आज हम निबंध पढ़ेंगे, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, यह एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ही हिंदी रूपांतरण से लिया गया है। आगे इनकी रचनाओं की यदि चर्चा करें तो संपूर्ण वाङ्मय जो कि हिंदी में है वह भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित है। बच्चों, अंबेडकर जी का परिचय हमने जाना, साथ ही साथ आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैं इनके एक रचना की चर्चा कर रही थी जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, तब मैंने एक भाषण का जिक्र किया था। यह भाषण एक अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, किंतु इस भाषण का जो रूप था वह क्रांतिकारी था। आयोजकों की सहमति ही नहीं बन सकी। आखिर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने भाषण में ऐसा क्या लिखा था जिससे आयोजकों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया। वे घबरा गए कि इस भाषण को इस मंच से न दिया जाए। लाहौर में यह भाषण दिया जाना था। बाद में अंबेडकर जी ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया और आज हम जिस निबंध को पढ़ने जा रहे हैं वह भाषण का ही एक रूप है, यानी कि यह एक भाषण था और जिसे अब निबंध रूप में हम पढ़ेंगे। इसीलिए जब हम इस निबंध को पढ़ेंगे तो इसकी विधा को भी हम समझेंगे। यह विधा है निबंध। बच्चों, निबंध को पढ़ने से पहले हमें यह भी जान लेना चाहिए कि निबंध कहते किसे हैं। क्या निबंध और लेख एक ही है? आपने बचपन में या फिर छोटी कक्षाओं में कई बार प्रश्न उत्तरों को लिखने के क्रम में यह प्रश्न आपको मिलता होगा कि गाय पर एक निबंध लिखे। नहीं, यह आता था कि गाय पर एक लेख लिखे। लेख का अर्थ होता है लिखना, गाय या अन्य किसी भी शीर्षक पर। लेख का अर्थ होता है लिखना, किंतु जब हम धीरे धीरे बड़ी कक्षाओं में जाते हैं तो वह लेख निबंध के रूप में हमारे सामने वह शब्द आने लगता है। क्यों? क्या आपने कभी विचार किया है? चलिए हम इस पर विचार करते हैं। निबंध का अर्थ होता है नी प्लस बंध,
नी का अर्थ होता है नियोजित पूर्वक बंधे हुए आलेख को क्रम पूर्वक या व्यवस्थित ढंग से लिखे गए लेख को निबंध कहते हैं। नी यानी नियोजित पूर्वक और बंध यानी बंधा हुआ। तो बच्चों, निबंध को हमने जान लिया। निबंध के 4 प्रकार भी होते हैं। आप इससे अवगत होंगे तो ये अच्छी बात है, और यदि आप इससे अवगत नहीं होंगे तो आज आप इससे अवगत भी हो जाएंगे। निबंध के पहले प्रकार में है विचारात्मक निबंध, दूसरा भावात्मक निबंध, तीसरा विवरणात्मक निबंध और चौथा वर्णनात्मक निबंध। तो बच्चों, आज जिस निबंध को हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। यह एक विचारात्मक निबंध के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इस पर विचार किया गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा हमारे समाज में, हमारे जीवन में किस प्रकार हमें प्रभावित करते हैं। तो बच्चों, निबंध को हम पढ़ेंगे, किंतु निबंध क्या है, निबंध के प्रकार को जानने के बाद जिस निबंध को हम पढ़ने की बात कर रहे हैं, आइए कुछ उसके महत्वपूर्ण तथ्य को भी देख लेते हैं, ताकि हमारी समझ और सुदृढ़ हो सकेगी। महत्वपूर्ण तथ्य के अंतर्गत यह है कि प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के ललई सिंह यादव द्वारा किए गए हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद से लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका का रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अवशिष्ट संस्कारों के रूप में बरकरार जाति प्रथा पर मानवीयता, नैसर्गिक न्याय एवं सामाजिक सद्भाव की दृष्टि से विचार करते हैं। जाति प्रथा के विषमतापूर्वक सामाजिक आधारों, रूढ़ पूर्वाग्रहों और लोकतंत्र के लिए उसकी अस्वास्थ्यकर प्रकृति पर भी उनका दृष्टिकोण है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। बच्चों, हमने महत्वपूर्ण तथ्य को जान लिया है। अब आइए हम इस निबंध की शुरुआत करें। निबंध की शुरुआत इस प्रकार है। यह विडंबना की ही बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता। बच्चों, यहाँ अंबेडकर जी कहते हैं, उनका मानना है कि जातिवाद के पोषकों की आज भी कमी नहीं है। जातिवाद के समर्थक
आज भी हमारे देश में, हमारे समाज में विद्यमान हैं। हम आज भी देखते हैं कि जाति आधारित ही हमारी सोच होती है, हमारा चयन होता है। कई रूपों में हम देख सकते हैं, कई क्षेत्रों में। भीमराव अंबेडकर ने उसी ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करना चाहा है कि भारतीय समाज में जाति प्रथा और जाति के पोषकों की कोई कमी नहीं है। जाति प्रथा के समर्थक हैं, जाति के पोषक जो हैं उसका समर्थन करते हैं। जाति प्रथा को वो थोड़ी देर के लिए सोचते हैं कि चलो जाति प्रथा जो है और जातिवाद के पोषक जो हैं वो विशेष जाति से उनकी भावनाएं जुड़ी रहती हैं, लेकिन आगे भी इसकी चर्चा करते हैं कि ये केवल यहीं तक नहीं है, बल्कि इसका प्रभाव इससे आगे भी है, और वह प्रभाव है वर्ग विशेष। प्रत्येक जाति में भी कई वर्ग बन गए हैं। हमारे भारतीय समाज में जाति तो बंटवारा है ही, किंतु जाति के अंतर्गत भी कई वर्गों का बंटवारा है, और खासकर यह वर्ग ऊंच नीच जैसी भावना से ग्रसित हैं। अंबेडकर का मानना है कि विश्व के किसी भी समाज में ऐसी स्थिति नहीं है जो स्थिति हमारे यहाँ है। वे सिर्फ इतना ही नहीं कहते, बल्कि आगे भी कहते हैं कि ये ऊंच नीच, वर्ग विभेद, जाति भेद केवल यहीं तक सीमित नहीं है, यह हमारे श्रमिकों और श्रमों तक चला गया है, अर्थात कार्यों के बंटवारे पर भी चला गया है। बच्चों, निबंध के इस अनुच्छेद को हमने पढ़ा है। आइए इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु देखें। अभी अभी हमने चर्चा की थी कि अंबेडकर का मानना था कि जातिवाद के पोषक आज भी विद्यमान हैं। अनुच्छेद के प्रमुख बिंदुओं में हम देख सकते हैं कि पहला बिंदु है कि जातिवाद के पोषक आज भी विद्यमान हैं। दूसरा, कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का होना आवश्यक है। निबंध के इस अनुच्छेद में भीमराव अंबेडकर का मानना था कि कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन का होना अति आवश्यक है। श्रम विभाजन यानी कार्यों का बंटवारा। एक ही व्यक्ति समस्त कार्य कर ले, यह संभव नहीं, अतः कार्यों का बंटवारा होना आवश्यक है। इसे ही वह दूसरे रूप में श्रम विभाजन कहते हैं। जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। अनुच्छेद का यह सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण बिंदु है कि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है। अंबेडकर जी का मानना था कि हमारे भारतीय समाज में जो जाति प्रथा है वह श्रम विभाजन का रूप लिए हुए है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इनका मानना था कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप धारण की हुई है। असल समस्या यहीं से शुरू होती है। जब तक जाति प्रथा थी, बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। श्रम विभाजन हुआ तब भी कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं खड़ी हुई, किंतु असली समस्या तब उत्पन्न हुई जब जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप धारण कर ली। आगे हम पांचवें महत्वपूर्ण बिंदु की ओर देखते हैं। विभाजित वर्ग में एक दूसरे के प्रति ऊंच नीच की भावना विद्यमान है। अंबेडकर का मानना था कि केवल जाति तक ही हमारी दृष्टि सीमित नहीं रही, बल्कि जाति के अंतर्गत जब वर्ग विभाजित हुए तो वर्गों में भी ऊंच नीच की भावना विद्यमान हो गई। कोई अपने आप को ऊंच वर्ग का समझता था, उच्च वर्ग का, कोई मध्यम वर्ग, कोई निम्न वर्ग। समाज में यह व्यवस्था धीरे धीरे फैलती चली गई। अंबेडकर इन्हीं व्यवस्था के प्रति विद्रोह करते हैं और निबंध में इन्होंने इसका जिक्र किया है। बच्चों, आपको स्क्रीन पर एक क्रम दिख रहा होगा। यह क्रम है श्रम विभाजन, फिर जाति प्रथा और फिर श्रमिक विभाजन का। श्रम विभाजन का अर्थ होता है कार्यों का बंटवारा, आवश्यक भी है। दूसरा, जाति प्रथा
जाति प्रथा विशेष कार्यों पर आधारित और श्रमिक विभाजन जाति आधारित कार्य। बच्चों, यहाँ हम समझने का प्रयास करेंगे कि यह 3 बिंदु क्यों दिए गए हैं। श्रम विभाजन बड़ी समस्या नहीं थी, कार्यों का बंटवारा अत्यंत आवश्यक है। कार्य कुशलता के लिए कार्यों का बंटवारा होना जरूरी है। समस्या तब हुई जब एक निश्चित कार्यों को करने वालों की जाति ही बन गई। मसलन जो कुम्हार थे, घड़े बनाने का कार्य करते थे, उन्हें कुम्हार जाति का मिल गया दर्जा। जो लोहे का काम करते थे, उन्हें लोहार जाति का। इसी प्रकार कई सारी जातियां ऐसी विकसित हो गई जो कार्यों के आधार पर जानी जाने लगी। यह हमारे समाज में धीरे धीरे प्रचलित हो गया। यदि हम रास्ते से गुजर रहे हैं और हम किसी के कार्यों को करते हुए देख रहे हैं, यदि कोई बाल बना रहा है, तो हमारी सोच चली जाती है कि यह निश्चित तौर पे नाई जाति का होगा। अगर कोई बर्तन बना रहा है तो हम ये मान लेते हैं कि यह कुम्हार जाति का होगा। ये भारतीय समाज धीरे धीरे इसका रूप धारण करने लगी। अंबेडकर यही हमारी दृष्टि डालते हैं। तब भी उनका मानना था कि यह भी बहुत बड़ी समस्या नहीं थी। श्रम विभाजन यदि हुआ तो उसे स्वीकार किया जा सकता है। जाति प्रथा विशेष कार्यों पर आधारित हुई तो इसे भी स्वीकार किया जा सकता है। किंतु जो हमारे समाज के लिए सबसे विद्रूप स्थिति थी, वह स्थिति है श्रमिक विभाजन अर्थात जाति आधारित कार्य। अंबेडकर यहीं पर प्रश्न खड़ा करते हैं। इनका मानना था कि कोई भी कार्य, कोई भी जाति किसी कार्य और पेशा को निश्चित नहीं कर सकती। श्रमिक विभाजन अर्थात जाति आधारित कार्य। अगर कोई जाति, आप विशेष जाति से जुड़े हुए हैं तो आपको वही कार्य करना है, ऐसा समाज में धीरे धीरे बंधन बन चुका था। आगे के निबंध जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अंबेडकर ने कई उदाहरण दिए हैं, जिससे यह हमें पता चलता है कि जाति आधारित, विशेष जाति आधारित कार्यों का क्या प्रभाव हमारे समाज पर पड़ता है। अंबेडकर यही बताना चाहते हैं कि श्रम विभाजन एक बड़ी समस्या नहीं है, जाति प्रथा भी बहुत बड़ी समस्या नहीं है। असली समस्या की जड़ है जाति आधारित, विशेष जाति आधारित श्रमिक विभाजन, यानी श्रमिकों का विभाजन कर देना कि अगर कोई श्रमिक किसी खास जाति से संबंध रखते हैं तो उनका कार्य भी वही होगा। आइए आगे के अनुच्छेद को हम देखते हैं। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए यह आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण, जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। बच्चों, अभी अभी मैंने कहा था कि अंबेडकर ने आगे के अनुच्छेद में कुछ उदाहरण दिया है। यहाँ वही उदाहरण है कि गर्भधारण के समय ही बच्चों का पेशा निश्चित कर दिया जाता था। जैसे मान लेते हैं किसी नाई के घर में पुत्र पैदा हुआ तो समाज यह मान लेता था कि अरे वाह, ये तो अब आगे चलकर नाई का काम ही करेगा। यानी किसी खास जाति का होने से उसके कार्य को पहले से ही निश्चित कर देना। और यही एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ रुचि आधारित कार्य नहीं है, बल्कि पेशागत और परंपरागत कार्यों को सिर पर ठोकने के समान है। यानी यह आवश्यक नहीं है कि नाई जाति या फिर ब्राह्मण जाति का पुत्र या ब्राह्मण जाति के संतान केवल पूजा पाठ का ही काम करेंगे, नाई जाति के लोग केवल बाल काटने का काम करेंगे, लोहार जाति के लोग केवल लोहे का कार्य करेंगे।
या हमारे समाज की विडंबना है कि हमारे समाज में बच्चे के जन्म होने से पहले ही उसके कार्यों का निर्धारण कर दिया जाता है, उसके पेशा का निर्धारण कर दिया जाता है, बिना उसकी रुचि और बिना उसके कुशलता को समझते हुए, बिना उसकी क्षमता से परिचित होते हुए। तो बच्चों, आइए इस अनुच्छेद के कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखें। बच्चों, दूसरे अनुच्छेद के प्रमुख बिंदुओं को हम देखेंगे। पहला है प्रमुख बिंदु, श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं। हमने इसकी चर्चा भी की थी कि जिस कार्य में हमारी रुचि ना हो वह कार्य हम कुशलतापूर्वक कर ही नहीं सकते। आगे दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है अपने पेशे या कार्यों का चयन करने की स्वतंत्रता नहीं। भारतीय समाज की यह भी एक स्थिति है कि व्यक्ति को उसके कार्य को करने की स्वतंत्रता नहीं है या उसे चयन करने की स्वतंत्रता नहीं दी जाती है। तीसरा प्रमुख बिंदु है प्रशिक्षण अथवा निजी क्षमता पर विचार किए बिना पेशे का निर्धारण। कहने का अर्थ यह है कि यदि कोई व्यक्ति किसी खास कार्य को करने का प्रशिक्षण लिया हो अथवा उसमें जन्मजात कुछ क्षमताएं हों या वह सीख करके उसने किसी क्षमता को अर्जित किया है, फिर भी उसे उस समाज में कार्य करने की छूट नहीं दी जाती, बल्कि उसके जाति आधारित कार्य में ज़बरदस्ती उसके बिना रुचि के आधार पर उसे वही कार्य करने के लिए दबाव बनाया जाता है। यह भारतीय समाज के लिए विडंबना की बात है। आइए आगे के प्रमुख बिंदु देखें। चौथा और अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है गर्भधारण के समय से ही मनुष्य के पेशे का निर्धारण। अंबेडकर कहते हैं कि भारतीय समाज में एक स्थिति यह भी है कि गर्भधारण के समय ही आने वाले बच्चे के पेशे का निर्धारण कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वह जिस जाति का होता है, जिस जाति से वह संबंध रखता है, यह मान लिया जाता है कि आने वाला पुत्र या पुत्री जो भी उनकी संतानें हैं वह वही कार्य करने में दक्ष होंगी। यह हमारे भारतीय समाज का एक पूर्वाग्रह है जिसे अंबेडकर ने हमारे सामने इस निबंध के रूप में सामने ला खड़ा किया है। बच्चों, अभी अभी हमने अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 दोनों को पढ़ लिया है, उसे हमने समझा भी है, उसके कुछ प्रमुख बिंदुओं की हमने चर्चा भी की है। अब हम आगे की कक्षा में आगे के अनुच्छेद को पढ़ेंगे। धन्यवाद।